हे दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, फिर हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट के बारे में और लास्टली कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें, ओवरऑल हिस्ट्री का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1888 में बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरी कंपनी, या अभी हम इसको ESB के नाम से बोलेंगे ताकि आसानी पड़े। ये स्टार्ट किया गया था बाय W गिब्स के द्वारा, और उस समय इनका जो फर्स्ट टारगेट था वो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग कंपनी था। वही वो टारगेट करके आराम से अपना बिजनेस चला रहे थे। और 1893 ठीक 5 साल के बाद में यह क्या करते हैं कि अपना क्लोराइड एक्यूमुलेटर को डेवलप करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज कर सके। अपना जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड रहता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो क्लोराइड का प्रोडक्शन शुरू करते हैं 5 साल बाद। फिर साल आता है 1994 का, जब वो जो भी पेटेंट्स रहता है इलेक्ट्रिकल स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड, जो भी पेटेंट्स रहता है, चाहे वो पेटेंट हो या पेटेंट रिलेटेड राइट हो, सब कुछ खरीद लेते हैं और ओवरऑल मार्केट में डोमिनेंस करने लगते हैं 1894 में, बस बनने का 6 साल के अंदर ही। फिर साल आता है 1898 का। यहाँ पे 1898 छूट गया है, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि 1898 आते आते कंपनी एक सबमरीन का बैटरीज भी बनाना शुरू कर देता है। मतलब वो US का पहला कंपनी था जो सबमरीन के लिए बैटरीज बना रहा था। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो एक्साइड कंपनी है वो सबमरीन के लिए बैटरीज 1898 से बना रहा है। ये याद रखिएगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो 1898 में सबमरीन का बैटरीज बनाने लगा फॉर US। अब साल आता है 1900 का। 1900 में जो कंपनी था वो बहुत ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बनाता है, एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, जो कि कम मतलब हल्का भी होता है और कैपेसिटी भी उसका ज़्यादा रहता है। ये मोस्टली बनाता है टैक्सी के लिए, इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए। उसी समय 1900 में बनाने लगा था इलेक्ट्रिकल टैक्सी कैब के लिए वो बैटरी। तो वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहता है, और उसमें ऑक्साइड का यूज किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया था, इसीलिए उसको बोला गया एक्सीलेंट ऑक्साइड। और वहीं से नाम इसका पड़ गया एक्साइड, EX और IDE। इसका 2 वर्ड लिया गया और पीछे का 3 वर्ड लिया गया ऑक्साइड का, तो ये हो गया एक्साइड। तो वहीं से इसका नाम हुआ। खैर, कंपनी का नाम बाद में कन्वर्ट हुआ। अब कंपनी एक्साइड के नाम से प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर चुका था 1900 से। 1916 में कंपनी क्या करता है, कंपनी एक सब्सिडरी सेटअप करता है, क्लोराइड इलेक्ट्रिक स्टोरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 16 में सिस्को कंपनी डेवलप करता है ESB, मतलब जो US कंपनी था वो एक नया कंपनी डेवलप करता है सिस्को के नाम से, और US में बिजनेस करना शुरू कर देता है। 1947 तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फॉर सम रीजन US कोर्ट फोर्स करता है ESB को, मतलब US कंपनी को, कि उसको सिस्को कंपनी को बेचना पड़ेगा। अब होता ही है कि सिस्को को बेच तो देता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेडमार्क था वो उसी के साथ रह जाता है। अभी ट्रेडमार्क मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बाद में लड़ाई हुआ है कंपनी का अपने पेरेंट कंपनी से, एक ओल्ड पेरेंट कंपनी से बोलेंगे। फिर साल आता है 1953 का। 1953 में सिस्को क्या करता है कि एक एसोसिएटेड बैटरी मेकर कंपनी बनाता है फॉर इंडिया। मतलब इंडिया में मोस्टली ट्रेड करने के लिए, फॉर इंडिया नहीं, मोस्टली इंडिया में ट्रेड अपना बैटरी का बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1953 में एक कंपनी सेटअप किया। फिर साल दर साल हम देखते हैं कि आपको विकिपीडिया में देखने से पता चलेगा कि 1972 से 1990s के बीच में इसका बहुत ज़्यादा नाम चेंज हुआ। कभी इंडिया जोड़ दिया गया, कभी इंडस्ट्रीज जोड़ दिया गया, तो ऐसे नाम चेंज हुआ। वो कोई भी अपना कंपनी रहे तो कोई भी चेंज कर सकता है अपना, उसमें कोई खास आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। बात आता है फिर 1991 का। 1991 में होता यह है कि सिस्को अपना जो ये बिजनेस था उसको बेच देता है। उस समय इसका नाम था क्लोराइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो सिस्को डेवलप किया था कंपनी, उसका बारे में बात कर रहे हैं कि उसका नाम कन्वर्ट होकर हो गया था क्लोराइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसको रहेजा ग्रुप खरीद लेता है। रहेजा ग्रुप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप रियल इस्टेट सेक्टर में अगर बिलोंग करते होंगे तो आपको इनका नाम पता होगा, आप गूगल कर सकते हैं। इनका मोस्टली बिजनेस होता है रियल इस्टेट में, और ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए बैटरी बिजनेस को एक्वायर करते हैं। 1991 में इसको एक्वायर करने के बाद चलाना शुरू करते हैं। तो फाइनली 1991 में क्लोराइड ग्रुप जो है वो डाइवर्स कर देता है अपना क्लोराइड इंडस्ट्रीज बिजनेस को, और यहाँ से जो ट्रेडमार्क था एक्साइड का ट्रेडमार्क जो था ESB के पास में, वो ट्रांसफर हुआ सिस्को के पास, सिस्को से हुआ इंडिया में, अब इंडिया से रहेजा ग्रुप के पास आ गया था 1991 में। 1991 के बाद साल आता है 1995 का। तो 1995 में आने के बाद कंपनी तो एक्साइड नाम से प्रोडक्ट बेच ही रहा था, तो वो क्या करते हैं रहेजा ग्रुप की, वो डायरेक्टली अपने कंपनी का नाम ही कन्वर्ट करके कर लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे उसको मोड भी क्रिएट होता है, जो वर्ड था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका था। तो 1995 में जैसे वो कन्वर्ट करते एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में नाम कन्वर्ट, तो 1997 में जो पुराना एक्साइड कंपनीज था, मतलब कंपनी था, मतलब जो ESB कंपनी था, वो इंडिया में इंटर करना चाहता था 1997 में। तो जैसे वो इंडिया में इंटर करना चाहता था तो 1995 में वो अपना नाम कन्वर्ट कर लिए थे और ट्रेडमार्क भी अपना नाम पे कर लिए थे रहेजा ग्रुप एक्साइड का। तो जैसे 1997 में जो एक्साइड ऑस्ट्रेलिया वाला कंपनी था, या एक्साइड टेक्नोलॉजी हम बोलेंगे उसको, उसका नाम एक्साइड टेक्नोलॉजी है, तो वो इंडिया में इंटर करना चाहता है। तो जो एक्साइड इंडस्ट्रीज इंडिया वाला
वो फाइल सूट करता है, लॉ फाइल सूट करता है एक्साइड टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट कि वो सेम नाम से प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। 15 साल लगता है इस केस को सॉल्व होने में दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है कि जो ट्रेडमार्क है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का, मतलब इंडियन कंपनी का है, और बोलता है कि एक्साइड टेक्नोलॉजी आप यहाँ सेम नाम से प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ये केस फिर चलता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडियन कंपनी है, वो ट्रेडमार्क ओन करता है, लेकिन जो एक्साइड टेक्नोलॉजी वो गुडविल ओन करता है, जिसके वजह से वो दोनों प्रोडक्ट बेच सकते थे एक साथ। तो 2017 में कुछ अजीब टाइप का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि दोनों एक ही नाम का प्रोडक्ट अगर बेचने लगेगा तो कस्टमर को भी कन्फ्यूजन होगा और कंपनी को भी कन्फ्यूजन होने लगेगा कि कौन किसका प्रोडक्ट बेच रहा है और यूज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये थोड़ा सा गलती हो गया, तो ठीक उसी साल अपना जो वर्डिक्ट था उसमें स्टे लगाया, और उसी साल आउट ऑफ कोर्ट डिसीजन होता है दोनों कंपनी के बीच में। दोनों कंपनी क्या करता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है, और जो एक्साइड इंडस्ट्रीज था इंडियन वाला कंपनी, उसको राइट मिलता है फ्रॉम एक्साइड टेक्नोलॉजी कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बिकेगा वो एक्साइड इंडस्ट्रीज बेचेगा, मतलब इंडियन वाला बेचेगा। ये था ओवरऑल केस एक्साइड के बारे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चला भी, और आपको ये पता होना भी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से पता क्या चलता है। हिस्ट्री पढ़ने से पता ये चलता है कि कंपनी के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क है वो बहुत वाइड मोड क्रिएट करता है। अगर किसी कंपनी का अगर उसका प्रोडक्ट हटा दिया जाए, उसका मोड हटा दिया जाए, जैसे एक्साइड के केस में अगर एक्साइड को हटा दिया जाए तो कंपनी कोई काम का नहीं रहेगा, कोई उसको जानेगा भी नहीं, उसका प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं। तो हिस्ट्री जानने से यही पता चलता है आपको, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। तो ये तो था कंपनी के ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल का बात करें तो जैसा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है कि एक साइड रॉ मटेरियल होता है और एक साइड उसका कंज्यूमर होता है, और बीच में वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी ऐसे ही होता है और ये भी इसी तरीके का है। अगर इसका बात करें तो इसका एक साइड है रॉ मटेरियल, जो कि मोस्टली है लीड और लीड अलॉय। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो रॉ मटेरियल का अगर बात करें तो 70% जो रॉ मटेरियल है उसको रिसाइकल्ड वे में लाता है, मतलब पुराना लीड से बहुत आसानी से निकाला जाता है। एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो रिसाइकल्ड लीड होता है उससे उसको 70% रॉ मटेरियल मिल जाता है। बाकी जो 30% है वो उसको मिलता है इंपोर्ट करने से, मतलब जो लंदन मेटल एक्सचेंज है उससे उसका जो प्राइस डिसाइड होता है उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ता है पैसा। जबकि ये जो रिसाइकल्ड लीड है वो थोड़ा सस्ते दाम में मिलता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड लीड। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट है कंपनी के पास में रिसाइकल्ड लीड का, रॉ मटेरियल का मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी ओवरऑल रॉ मटेरियल है रिसाइकल्ड का, उसमें से 50% के आसपास वो खुद बनाता है। उसका एक कंपनी है CML क्लोराइड मेटल लिमिटेड, वो इसको 50% के आसपास, उससे ज़्यादा ही जो रिसाइकल्ड लीड का 50% मैं बोल रहा हूँ, मतलब ओवरऑल जितना भी लीड रिसाइकल्ड से आता है उसका 50% से ज़्यादा अकेले उसका एक कंपनी CML उसको प्रोवाइड करता है। बाकी कुछ परसेंट वो बाहर से मंगाता है। तो यहाँ पे समझ में आया कंपनी का रॉ मटेरियल के बारे में। एक चीज़ आपको ये जानना होगा कि जो भी लीड का प्राइस है वो डिसाइड होता है लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। तो होता ये है कि जो 30% है वो उसी के हिसाब से डिसाइडेड रहता है। मैनेजमेंट क्या किया है कि जो ओवरऑल 30% लीड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, या ये कहें कि ओवरऑल जो 30% प्रोडक्ट है उसको वो ओवरऑल कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए कि अगर लीड का प्राइस चेंज होगा तो वो भी अपना जो कॉस्ट है, बैटरी का कॉस्ट, उसको बढ़ा सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें कि अगर मान लेते हैं कि जो 30% इंपोर्ट कर रहा है उसका दाम अगर बढ़ जाता है, तो ये कंपनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है बड़े कंपनियों के साथ कि लीड का प्राइस जैसे बढ़ेगा तो कस्टमर इसका प्राइस को ज़्यादा पैसे में खरीदेगा। तो यहाँ पे 30% जो इंपोर्ट कर रहा है वो उसका सेफ रहता है कि चलो उस पर घाटा तो नहीं होगा, और बाकी जो 70% है वो उसको रिसाइकल्ड से मिल रहा है, मतलब इससे भी उसको घाटा होने नहीं वाला है, क्योंकि वो प्री डिटर्मिंड, मतलब लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज से डिसाइड नहीं होता है, वो उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता ही होता है। तो यहाँ पे कंपनी को देखने से पता चलता है कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं होना पड़ता है लंदन मेटल एक्सचेंज से। तो यहाँ पे इसको एक बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं चाइना का इम्पैक्ट का, कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड का 50% एक्सपोर्टर है लीड का चाइना। इंडिया में बेसिकली ये होता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ खास है नहीं, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बैटरी प्रोडक्ट चाइना से आता है। तो इंडिया के पास दो ही ऑप्शन है, या तो इंडिया डायरेक्ट बैटरी खरीदे, या एंटी डंपिंग ड्यूटी बाईपास करते हुए चाइना इंडिया में डंप करे अपना बैटरी, या इंडिया लीड खरीदे चाइना से, क्योंकि वही 50% प्रोड्यूस कर रहा है लीड अभी के हिसाब से। बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से 50% प्रोड्यूस कर रहा है चाइना। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि इंडिया हाईली डिपेंडेंट है फॉर लीड, या कंपनी हाईली डिपेंडेंट है लीड के लिए इन चाइना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि चाइना के पास पावर है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है लीड का प्राइस को। अब बात करते हैं कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ सेल्स। अगर कंपनी का टोटल सेल्स का बात करें तो ये है लगभग 16,000 करोड़ के आसपास, जिसमें से इंश्योरेंस बिजनेस है 5,000 करोड़ के आसपास, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द रेवेन्यू।
तो हम यहाँ इंश्योरेंस बिजनेस को समझाने नहीं वाले, क्योंकि एक अलग ही डिवीजन है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा क्यूस क्रिएट हो जाएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग और एक इंश्योरेंस बिजनेस को जोड़ देंगे तो कचड़ा हो जाएगा दिमाग का। तो अभी बस इतना ही समझिए कि जो 16,000 करोड़ है उसमें से 5,000 करोड़ इंश्योरेंस बिजनेस से आता है, उसको आप अपने से समझ लीजिएगा। दूसरा आता है CML कंपनी है, क्लोराइड मेटल लिमिटेड, जो सारा का सारा प्रोडक्ट इसी को बेच देता है। वो कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग 10 to 12% के आसपास रेवेन्यू में इनका। और बाकी 6-7 सब्सिडरीज 8 सब्सिडरीज है इसका, नया भी बहुत सारा सब्सिडरीज है, वो कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बोल के। ओवरऑल यहाँ बताने का मतलब है कि इंश्योरेंस बिजनेस आप खुद देख लीजिए। और जो 1800 करोड़ का जो बिजनेस है उसमें वो बेसिकली क्या करता है कि रॉ मटेरियल लेता है, मतलब लीड लेता है और बेच देता है इसी को। ये लीड लेता है कहाँ से? ये खुद मार्केट से जा के उठाता भी है और इसको प्रोवाइड भी किया जाता है एक्साइड्स के द्वारा। जो बैटरी है, बैटरी से फिर क्या करता है, लीड निकालता है और फिर बेच देता है एक्साइड को। तो यहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कोई बिजनेस नहीं है, बस इसका एक सब्सिडरीज है, उसको अलग कर दिया गया, ये बोल सकते हैं। ये था कंपनी का सेल्स के बारे में। यहाँ से आपको देख के पता चलेगा कि ओवरऑल कॉक्स का प्राइस है 6500 करोड़। उसमें से 70% मैनेजमेंट का कहना है कि लीड का खर्च होता है। 70% ओवरऑल कॉक्स का खर्च बस लीड से होता है, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग 4500 करोड़ के आसपास है। और CML का बात करें तो वो लगभग प्रोवाइड कर देता है 40% के आसपास ओवरऑल लीड को। कंपनी का 40% लीड प्रोवाइड कर रहा है CML, 30% इम्पोर्ट कर रहा है और बाकी 30% का बात करें तो वो किसी दूसरे कंपनी से ला रहा है। तो ये ओवरऑल इसका रॉ मटेरियल के बारे में पता चल रहा है कंपनी का। तो ये था ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं जो कंपनी कैसे प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर ऑटोमोबाइल का बात करें तो ऑटोमोबाइल में बेसिकली 2 तरीके से ही प्रोडक्ट बिकता है। पहला तो OEM और दूसरा रिप्लेसमेंट मार्केट। एक चीज़ बताना रह गया कि जो ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो ओवरऑल बिजनेस का, मतलब बैटरी बिजनेस है, उसका 64% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर 100 रुपये का बैटरी बिक रहा है तो उसमें से 64 रुपये ऑटोमोबाइल डिवीजन से आएगा, 36 रुपये इंडस्ट्रियल डिवीजन से, और बैटरी डिवीजन का जो सबमरीन डिवीजन है उससे कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सेल्स जनरेट नहीं कर रहा है, रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है सबमरीन वाला। तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल से आ रहा है। अब बात करते हैं OEM और रिप्लेसमेंट मार्केट। अगर OEM के बारे में बात करें तो वो होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये कहेंगे जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो या TVS, हीरो, होंडा, ऐसे करके कुछ कंपनी है जो बड़ा कंपनी बोल सकते हैं, उसको कहा जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। हम जब भी बाइक खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमको बाइक चाहिए ऐसा जिसमें एक साइड का बैटरी हो या कोई अदर कंपनी का बैटरी हो। हम तो बस जाते हैं बाइक ले लेते हैं, अब उसमें कौन सा बैटरी लगा हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ब्रांड क्रिएट किया गया है कंपनी के द्वारा, जिससे वो टाटा हुआ या बजाज हुआ या TVS हुआ, या अपना ब्रांड क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कंपनी अपना ब्रांड क्रिएट किए हुए, जिसकी वजह से ये फोर्स करता है जो ऑटो इंसिलरी कंपनी है, जैसे एक साइड एक ऑटो इंसिलरी कंपनी है, तो उसको फोर्स करता है कि अपना मार्जिन को कम करे। जैसे मार्जिन 10% के आसपास पहुँचने लगता है, बस ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी कॉम्प्रेस करके उसको कम करना शुरू करता है। ये हर साल हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी करता ही है। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब भी कंपनी ऑटो इंसिलरी कंपनी OEM के साथ डील करेगा, OEM के साथ जब भी डील करेगा तो वहाँ उसका मार्जिन कम होगा। वहीं अगर मान लेते हैं कि रिप्लेसमेंट मार्केट से अगर प्रोडक्ट बेचता है, अगर रिप्लेसमेंट मार्केट आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिप्लेसमेंट मार्केट मतलब गैराज से। तो गैराज से होता ये है कि गैराज में अगर कोई आदमी खरीदने आता है तो उस पर मार्जिन चार्ज किया जा सकता है कि हम एक साइड का बैटरी दे रहे हैं या कोई अदर कंपनी का बैटरी दे रहे हैं, तो वहाँ पर मार्जिन चार्ज किया जा सकता है। अंतर ये है कि अगर OEM के थ्रू अगर कोई कंपनी बेचता है प्रोडक्ट तो वहाँ पर उसका इन्वेंटरी ज़्यादा नहीं होता है कि लाए प्रोडक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट किया, तुरंत का तुरंत सब माल निकल गया। वहीं अगर रिप्लेसमेंट मार्केट में ऐसा नहीं होता। रिप्लेसमेंट मार्केट में आपको ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट पहुंचाना, वहां रखना, फिर किसी दिन आएगा कस्टमर लेगा फिर जाएगा। तो OEM में इन्वेंटरी नहीं रहेगा। लेकिन रिप्लेसमेंट मार्केट में फ़ायदा ये होता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। OEM में इन्वेंटरी कम होता है और मार्जिन कम होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट मार्केट में इन्वेंटरी ज़्यादा होता है और मार्जिन भी ज़्यादा होता है। तो दोनों अलग तरीके से काम करता है। तो ये आपको समझना होगा कि कंपनी अगर शिफ्ट करेगा फ्रॉम OEM टू रिप्लेसमेंट मार्केट तो उसका मार्जिन इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दोनों बिजनेस कैसे काम करता है, OEM का और रिप्लेसमेंट मार्केट का। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट का कि कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इंडस्ट्रियल का अगर बात करें तो इसमें मोस्टली आता है सोलर आता है, UPS आता है, इन्वर्टर आता है, टेलीकॉम आता है, इंफ्रा में आता है। कहने का मतलब है कि ये मोस्टली हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं सबमरीन का थोड़ा सा। इंडिया का इकलौता ऐसा कंपनी है जो सबमरीन के लिए बैटरी बनाता है और आज के लिए वियतनाम को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, बस फिर भी ये कर रहा है, ये जानना जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट का। कंपनी बना रहा है तो एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा। तो एनुअल रिपोर्ट देखने से पता चलेगा कि कंपनी 5 to 7% के आसपास एक्सपोर्ट करके बिजनेस ग्रो कर रहा है। मतलब 5 to 6% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का। और मैनेजमेंट का कहना है कि वो हेजिंग किए हुए है इसको,
जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो हेज है जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है उससे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी का एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी में सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी काम करने के बाद, ऑपरेट करने के बाद कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, मतलब कितना पैसा बचा पा रहा है, ये बोल सकते हैं ऑपरेट करने के बाद। अगर कंपनी का ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो ये है अराउंड 10 to 12% के आसपास आफ्टर 2014, और ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, मतलब नीचे गिर रहा है एक्सेप्ट 2015। और मैं 2014 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि उससे पहले जो इंश्योरेंस बिजनेस था वो इंक्लूडेड नहीं था। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अचानक सेल्स 2014 में बढ़ कैसे गया, 13-14 में इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो इंश्योरेंस बिजनेस वो इंक्लूड होने की वजह से सेल्स बढ़ गया है। अब 2015 का मैंने बात किया जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, और उसका रीज़न भी है। उसका बेसिक रीज़न है कि कॉक्स का प्राइस बढ़ गया था, मतलब जो रॉ मटेरियल का प्राइस था वो बढ़ गया था। अब हमको कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखने से। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2015 का देखिएगा तो वो हो जाता है 47%। इससे पहले तक 50% के आसपास था, लेकिन 2015 में 47% आ जाता है। मतलब रॉ मटेरियल अकेले कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, रॉ मटेरियल ही 53% खा जा रहा था। इसीलिए जैसे 53% बस रॉ मटेरियल ही खा गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ज़्यादा नहीं आया। इसीलिए 2015 में सडन थोड़ा सा डिप दिखा है। 2016 में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई हो गया था, मतलब रॉ मटेरियल जैसे लीड या लीड अलॉय है वो सस्ता मिलने लगा था। कहने का ये मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल जो है सस्ता मिलने लगेगा, जिसकी वजह से हुआ यह था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ के 12% के आसपास हो गया था। फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने लगा, साल दर साल बढ़ने लगा 2016 के बाद में। कहने का मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन घटने लगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन घटने लगा तो नॉर्मल सा बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर घटेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली घटने लगा। पर 2020-21 में कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज़ हुआ। हम लोग कोविड के टाइम में देखे थे कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो डिक्रीज़ हुआ, जिसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले की तरह इंक्रीज़ हुआ या बढ़ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसका बेसिकली 2 रीज़न है। सबसे पहला तो कोविड, जिसकी वजह से सेल्स हुआ नहीं, या हम दूसरा कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। अब ये सोच पे डिपेंड करेगा। इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि कोविड के टाइम तो कंपनी को सस्ता में रॉ मटेरियल मिल रहा था, लेकिन सेल्स जनरेट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ खास इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखा। चलिए वो ठीक है, लेकिन कंपनी एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं, अभी देखने से लगता है कि कंपनी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए हमको कंपनी को 1 से 2 साल वेट करके देखना पड़ेगा कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर पा रहा है या नहीं, या कहीं ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है या नहीं। ये देखने के लिए हमको कम से कम 1-2 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर के बारे में। ये होता है कि कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा है। इसका अगर फॉर्मूला का बात करें तो ये होता है ऊपर ओवरऑल सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट होता है। इट इज़ अराउंड बिटवीन 4 to 5% एक्सेप्ट 2015 जब ये 5 को क्रॉस कर गया था, और 2020-21 में ये 4 से नीचे चला गया था। अगर आप कंपनी का लास्ट कुछ साल का डेटा देखिएगा तो आप देखेंगे कि कंपनी एक्सपेंड किया है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया एक्सपेंशन में बोलेंगे। तो जब एक्सपेंशन में खर्च किया है तो फिर भी उस केस में भी कंपनी का जो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है वो लगभग एक स्टेगनेट वैल्यू के आसपास रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रहा है। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर को देखने से पता चलता है कि एक्सपेंशन करने के बावजूद, मतलब जो एक्सपेंड किया है वो अच्छे तरीके से किया है, यहाँ से ये देखने से पता चलता है। 2020-21 में ये घटा था मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड, जो कि हम सब जानते हैं। तो 2020-21 का डेटा देख के अन्य ईयर से कंपेयर करना ये मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्लियर पिक्चर इससे आएगा नहीं। ये बहुत सारा आदमी बाहर निकल नहीं रहा था, प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा था, तो कुछ साल हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा काम करेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं। अगर 2020 से पहले का बात करें तो कंपनी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। अब हम बात करते हैं कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये बेसिकली निकाला जाता है बाय सेल्स बाय करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना बिजनेस को चला पा रहा है फ्रॉम इट्स वर्किंग कैपिटल, मतलब जो हाथ में कैश है और जो लायबिलिटीज़ हाथ में है उसे कितना कंटिन्यूसली पैसा ला रहा है और जा रहा है कंपनी के पास से। एक साइड का केस में देखें तो ये वर्किंग कैपिटल इसका पॉजिटिव है और कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, एक्सेप्ट 2021 जब कंपनी का वर्किंग कैपिटल डाउन हुआ था। इसका बेसिकली 2 रीज़न है। सबसे पहला, कंपनी का जो करंट लायबिलिटीज़ है वो बढ़ गया था, क्योंकि कंपनी अपना क्रेडिटर को पैसा नहीं पे कर पाया था 2021 में, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गया था 2021 में, जिसकी वजह से हम लोग को दिखा कि अचानक से जो वर्किंग कैपिटल है वो डाउन चला गया 2021 में।
अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हम यहाँ कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो देख रहे हैं, कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अगर बात करें तो अराउंड 7% के आसपास और कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और अगर 2021 का बात करें तो ये एब्रप्टली इंक्रीज कर गया था बिकॉज ऑफ लो वर्किंग कैपिटल। नीचे में वर्किंग कैपिटल होता है तो वो लो हो गया, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हम बता चुके हैं कि ये लो हुआ क्यों था। सबसे पहला रीज़न था कि अपना जो क्रेडिटर है उसको पैसा पे नहीं कर पाया था और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर 2016 का बात करें तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो डाउन हुआ था। और ये आपको देखने से क्लियरली पता चल जाएगा कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ ही 2016 में डी ग्रोथ हुआ था, जिसकी वजह से जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो डाउन हो गया था। अब ये जो डी ग्रोथ हुआ था, हमको ये देखना होगा कि क्या ये कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ था या एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। इसको देखने के लिए हमको ऑटो सेल्स ग्रोथ को देखना होगा। अगर 2016 का ओवरऑल ऑटो सेल्स ग्रोथ का बात करें तो वो लगभग 4% से ग्रो किया है। और अगर कॉम्पिटिटर का बात करें जैसे हमारा राजा बैटरी का, तो 2016 में हमारा राजा बैटरी अपना सेल्स को 10% से ग्रो किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी को किसी तरह का इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से कंपनी डी ग्रोथ किया है। क्योंकि अगर ओवरऑल ऑटो सेल्स 4% से ग्रो करा तो कम से कम 1-2% से कंपनी को ग्रो करना चाहिए ही था। 2015 में भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो डाउन हुआ था। इस बार सेल्स की वजह से नहीं हुआ था, वो मोस्टली हुआ था बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया था और कंपनी इन्वेस्टमेंट किया था। आपको देखने से पता चल जाएगा, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा। इन्वेंट्री और कंपनी इन्वेस्टमेंट किया, इन दोनों की वजह से करंट एसेट बढ़ गया, जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। अब करंट एसेट बढ़ गया और वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, जिसकी वजह से जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो डाउन चला गया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ हो क्यों रहा है, आपको एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। तो ये था कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में। अब हम बात करते हैं इन्वेंटरी के बारे में। यहाँ पे हमको समझ में आया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो रहा है, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कंपनी मेंटेन रखा है, मतलब अच्छे तरीके से कंपनी एक स्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखने से पता चलता है कि कंपनी को किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब इन्वेंटरी का बात करते हैं कि इन्वेंटरी डेज कैसा है। एक साइड का इन्वेंटरी डेज 120 डेज के आसपास घूमता रहता है। इसमें हम चाहेंगे कि आप फर्दर एनालिसिस करें, क्योंकि अगर हम इसको और एनालाइज करने जाएंगे इन्वेंटरी को तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसे हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं रिसीवेबल डेज का। एक साइड का रिसीवेबल डेज है अराउंड 7 to 9 और इसी के बीच में पिछला 10 साल में फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है, तो हम यहाँ कुछ खास इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। अब बात करते हैं कंपनी का पेएबल डेज का। अगर पेएबल डेज का बात करें तो ये है लगभग 40 to 42 डेज के आसपास, एक्सेप्ट 2014 एंड 21। और हाँ, 2012 और 13 को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं क्योंकि उस समय कंपनी के पास इंश्योरेंस बिजनेस नहीं था, इसलिए हम उसको अभी एक्सक्लूड कर दिए। यहाँ पे आपको इन तीनों को फर्दर एनालाइज करना होगा, इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल को, ताकि आपको बेटर पिक्चर मिले। तो ये था ओवरऑल कंपनी के एफिशिएंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। अगर कंपनी का मैनेजमेंट का बात करें तो मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस केस में शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का 46%, जो कि एक डिसेंट नंबर मुझे लगता है। पिछले 10 साल में ये मेंटेन्ड है 46% के आसपास। मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% से ज़्यादा रहता, तो खैर 46% कुछ खास ख़राब नंबर नहीं है। स्टिल 50% से कम मेरे दिमाग में एक सस्पिशियस रहेगा कि वाई मैनेजमेंट इज होल्डिंग लेस देन 50%। अब इसमें एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि 2008 और 2010 में मैनेजमेंट डाइल्यूट किया था अपना शेयर को थोड़ा सा। ये दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा कि 8 और 10 में, जो 10 साल पहले का बात है, तो आपको बहुत जगह मिलेगा भी नहीं इसका डेटा। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन का। अगर रेम्यूनरेशन का केस का बात करें तो ये लगभग 1 to 2% ओवरऑल पैट का सैलरी देते हैं खुद को। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा नंबर लगता है कि कंपनी अगर ओवरऑल प्रॉफिट का 5% के अंडर अगर सैलरी अपना मैनेजमेंट को देता है तो मुझे अच्छा डिसेंट नंबर लगता है। यहाँ तो बहुत कम है, 1 से 2% है, तो काफ़ी अच्छा मैं कंसिडर करता हूँ इस केस में। अब बात करते हैं सक्सेशन प्लान का। अगर सक्सेशन प्लान का बात करें तो ये एक तरह से प्रोफेशनली रन कंपनी है, क्योंकि इसका प्रोमोटर तो रहेजा ग्रुप है लेकिन चलाते कोई और है, इसका एमडी और सीईओ कोई और है। और जहाँ तक बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होने का, तो एसबी रहेजा और आरबी रहेजा ये दोनों 2014 से 15 से पहले काम कर रहे थे कंपनी में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस लग रहा था कि उससे पहले होगा, लेकिन एसबी रहेजा छोड़ दिए, जिस 2014 में छोड़ दिए, जिसकी वजह से अब ओवरऑल कंट्रोल आरबी रहेजा के पास में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आरबी रहेजा ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। तो यहाँ से समझ में आता है कि सक्सेशन प्लान अभी फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए स्मूथ है। अब बात करते हैं स्कैम या केसेस का। स्कैम या केसेस का अगर बात करें, सबसे पहला केसेस जो हम जानते हैं, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पहले बताया कि एक्साइड नाम का ट्रेडमार्क की वजह से जो हुआ था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट केस था बिकॉज ट्रेडमार्क की वजह से हुआ था। तो एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि
ट्रेडमार्क रिलेटेड जो भी केस हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो पूरा कंपनी उस पर डिपेंडेंट होता है। और अगर कोई दूसरा केस का बात करें तो कुछ खास सिग्निफिकेंट केस मुझे मिला नहीं। विकिपीडिया में सर्च करने से कुछ मिला कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड केस होते रहता है कंपनी में मोस्टली, क्योंकि लीड रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाता है और यूज भी करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत जगह मिलेगा कि इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से टाइम टू टाइम इसमें केसेस होते रहता है। और पिछला कुछ रिकॉर्ड का बात करें तो टॉप एग्जीक्यूटिव पे बहुत पहले 10 साल से भी पहले का अगर बात करें तो टॉप एग्जीक्यूटिव पे फ्रॉड का चार्जेस लगा था। ये विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा कि टॉप एग्जीक्यूटिव जो थे कंपनी का, उस समय जो कंपनी चला रहे थे उसमें ये 2000 से 2010 के बीच का मैं बता रहा हूँ कि आपको उसमें पता चलेगा कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उसमें फ्रॉड का चार्जेस लगा था। खैर वो मैनेजमेंट चेंज हो चुका है और प्रमोटर के खिलाफ कुछ खास क्या बोले, वो कुछ केस ही नहीं मिला और वो रियल इस्टेट सेक्टर में, तो वहाँ पे केसेस होते रहता है हर बार, तो उस पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, उसको हटा देते हैं। एक साइड का ट्रेडमार्क का हिस्ट्री जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो फिर से हम नहीं बोलने वाले हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और माइंडसेट का। तो सोशल मीडिया में तो इनके बारे में कुछ खास मिला नहीं, कुछ क्या बहुत कम डेटा मिला और कंपनी के कंपैरिजन में कुछ खास डेटा नहीं मिला, तो यहाँ पे कह पाना मुश्किल है माइंडसेट के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में। यहाँ पे हमको कोई सिग्निफिकेंट एनोमली तो नहीं दिखा, अगर आपको दिखता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। एक चीज़ में डाउट लगा कि एक साइड अपना सब्सिडरीज जो है क्लोराइड मेटल लिमिटेड को 465 करोड़ का बैटरी बेच रहा है। अगर एक साइड ये बैटरी मार्केट से उठा के क्लोराइड मेटल लिमिटेड को दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये डिफेक्ट हो रहा है तो ये बहुत ख़राब है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी मार्केट से उठा के CML को या क्लोराइड मेटल लिमिटेड को ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा फर्दर। तेरा ओवरऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा का बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं हम डेट, कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के कंसेप्ट में ले तो कंपनी का कुछ खास डेट है नहीं, एकदम नील डेट है, तो डेट की वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने नहीं वाला। जहाँ तक बात है कंपटीशन का, तो कंपटीशन की वजह से ये डाउन ट्रेंड जा ही रहा है, और ये क्या इसका कॉम्पिटिटर खुद भी डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री ही डाउन ट्रेंड पे जा रहा है ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे कह पाना मुश्किल है कि 5 से 6 साल में बैंकरप्ट होगा। बैंकरप्सी तो नहीं होगा, भले ग्रोथ उतना बढ़िया तरीके से ना हो पाने वाले 5 से 6 सालों में ये कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड पूरा का पूरा नेगेटिव है पिछले 10 सालों का। अब बात करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एकदम स्मूथ 18% से घटते हुए 11% पे आ गया। डाउन ट्रेंड एकदम मस्त डाउन ट्रेंड पे है। अगर इसका कॉम्पिटिटर का भी देखें तो वो लगभग 26% से 15% पे आ गया। तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में चल रहा है बैटरी बिजनेस का। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी बात करें तो वो 27% से घट के 17% में हो गया है। सेम चीज़ हमारा राजा बैटरी के साथ भी हुआ है, 41% से घट के वो 22% के आसपास हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी का डेट टू इक्विटी। अगर डेट टू इक्विटी का बात करें तो कंपनी का डेट 2005-6 के आसपास या 7 के आसपास 0.5 के आसपास था। तो मैनेजमेंट अभी उसको घटा के 0.1 कर लिया। लेकिन आपको एक चीज़ जानना होगा कि मैनेजमेंट 2008 और 10 में डाइल्यूट किया था अपना इक्विटी को, और शायद लगता है कि उसी डाइल्यूशन की वजह से अपना जो डेट टू इक्विटी उसको कम किया। उतना पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है एनुअल रिपोर्ट का, तो उसको पढ़ने से पता चल सकता था कि क्या क्या कंपनी, खैर डाइल्यूट करके वहाँ पे अपना डेट टू इक्विटी कम किया हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन का। अगर कंपनी ग्रो नहीं भी कर रहा है, फिर भी अगर मार्जिन को अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पा रहा है तो हम कंसिडर करते हैं कि बहुत बढ़िया बिजनेस है और वो अपना मोट क्रिएट किए हुए है। लेकिन ये तो एक ऑटो एंसिलरी बिजनेस है, इसका कुछ खास मोट है नहीं। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट में बेचता है, जैसे कि एक साइड का बैटरी बेचता है घर में, तो हम ये कंसिडर कर सकते थे कि ये अपना मार्जिन को इंप्रूव करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली देख के पता चलेगा कि इसका सेल्स तो गिर ही रहा है, साथ ही साथ मार्जिन भी गिर रहा है। मार्जिन 8.5% से 5.3% हो गया। तो ये था नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अब बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो में आपको फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा एक एक चीज़ को। हम यहाँ बस बेसिकली बता रहे हैं कि कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, आपको इसमें फर्दर एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैश फ्लो का बात करें तो कंपनी पिछला 10 साल में 11,000 करोड़ के आसपास का कैश जनरेट किया है, जिसमें से 8,000 करोड़ वो लगाया है अपना इन्वेस्टिंग में, मतलब कैपेक्स में खर्च किया है, और 2,000 करोड़ के आसपास 2,500 करोड़ के आसपास वो डिविडेंड दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, और जो अपना लोन था उसको पे किया है। तो ओवरऑल अगर कैश फ्लो का बात करें तो ये पॉजिटिव है 300 करोड़ के आसपास। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे तरीके से अपने कैश को मैनेज कर रहा है, यहाँ से देखने से पता चलता है। लेकिन आपको इस पर फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को देख के, जो आपको एनुअल रिपोर्ट में पता चलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का। तो अगर वर्किंग कैपिटल का बात करें तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ के हिसाब से पॉजिटिव है, तो काफ़ी बढ़िया है। मैं कंसीडर करता हूँ कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पॉजिटिव ही होना चाहिए।
नहीं तो अगर नेगेटिव होगा तो मैनेजमेंट को फिर पैसा उठाना पड़ेगा कहीं से, जो कि इसका डेट को बढ़ाएगा, और डेट जब बढ़ेगा तो बहुत सारा इम्पैक्ट होता है डेट की वजह से। अब बात करते हैं CFO वर्सेस पैट वर्किंग कैपिटल में। CFO वर्सेस पैट कहने का मतलब है कि कंपनी को जो कैश आ रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कितना अंतर है। अगर CFO का बात करें तो वो 11,000 करोड़ के आसपास है, और पैट का बात करें तो वो लगभग 6,000 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ हम प्रॉफिट कमाएं, लेकिन मेरे पास कैश आया 11,000 करोड़ के आसपास का। तो हम देख सकते हैं कि जो 6,000 करोड़ है वो तो मेरे पास आया ही, साथ ही साथ अदर पैसा भी आया। अदर पैसा कहने का ये मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन का पैसा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में घटा दिया जाता है, इंटरेस्ट का पैसा वो घटा दिया जाता है, जबकि जो CFO है उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ 11,000 करोड़ दिख रहा है। आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये थोड़ा सा एसेट हैवी बिजनेस है, तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस के वजह से और प्रीवियस कैपेक्स की वजह से यहाँ पे आपको ये हाई नंबर दिख रहा है CFO में। ओवरऑल कहने का मतलब है कि कंपनी पैसा निकाल पा रहा है अपने बिजनेस से। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन दो तरीके से चेक करते हैं, एक PE और दूसरा DFC। अगर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो कंपनी का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का अगर एवरेज लिखे तो वो लगभग 800 करोड़ के आसपास है। तो अगर 800 करोड़ के आसपास है तो अगर 20 का मल्टीपल देते हैं तो ये 16,000 करोड़ के आसपास होगा, और अगर 30 का मल्टीपल देते हैं तो 24,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप होना चाहिए। और अगर आप मार्केट में होंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग 15 to 16,000 करोड़ के आसपास ये घूम रहा है। अब बात करते हैं कि DFC के थ्रू, अगर DFC के थ्रू अगर हम फ्री कैश फ्लो निकाले तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से टू प्रिसाइज 565 करोड़ के आसपास आया। हम कंसीडर करते हैं कि 500 to 600 करोड़ के आसपास इसका फ्री कैश फ्लो आया। तो इसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन निकाले कंपनी का तो ओवरऑल वैल्यूएशन आता है लगभग 10 to 12,000 करोड़ के आसपास। तो मैनेजमेंट अभी इसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगभग 13-14,000 10 to 15,000 करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अपने वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड हो रहा है, और मैनेजमेंट अभी उतना कुछ खास ग्रो नहीं किया है, मतलब कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है 1-2 साल में, जिसके वजह से आपको इसका PE बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है, अंडर 20 आ गया है ये। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये अपॉर्चुनिटी ही है। ये था ओवरऑल कंपनी के बारे में डेटा जो मैंने आपको दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया कंपनी का हिस्ट्री हो, चाहे मैनेजमेंट हो या कुछ फाइनेंशियल का डेटा हो, जो मैंने आपको बताया कुछ अच्छा था कुछ ख़राब था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक कंपनी अच्छा है तो उसका सब कुछ अच्छा होगा, आपको मिक्स वे में सोचना होगा और आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके हिसाब से कैसा है। ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए जैसे रिलायंस है तो रिलायंस में सब कुछ अच्छा आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बहुत सारा टर्म होगा जो पता चलेगा कि ये खराब है ये खराब है ये खराब है, लेकिन आपको समझना होगा कि वो खराब है तो क्यों है, वो अच्छा है तो क्यों है। वो चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये समझ के मत चलिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, आपको बस ये समझ के इसमें ये ऐसे एनालाइज करना है कि आप इससे कुछ सीख सकें। तो ये था ओवरऑल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि मैंने एक कोर्स बनाया है, वो आपको यूडेमी में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। वो कोर्स मैंने सारा कुछ बेसिक बताया इन्वेस्टिंग के बारे में, मैंने कुछ हाई फाई नहीं बताया। तो आप चाहे तो उसमें एनरोल कर भी सकते हैं, नहीं भी मैंने कुछ प्राइस सोच के नहीं रखा, जो मिनिमम प्राइस था मैंने उसी को सिलेक्ट करके वहाँ डाल दिया है। कब उस पर अपलोड होगा मुझे नहीं पता। मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ अपना वाई को क्लियर करने का कोशिश किया हूँ आपको, कि मैं इन्वेस्टिंग क्यों कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों को इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। तो ये था ओवरऑल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में और कुछ जानकारी मेरे कोर्स के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।